नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और साथ के साथ मैं ये भी बता देता हूं दोस्तों कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं, विश्व भूगोल की पूरी श्रृंखला इस यूट्यूब चैनल पर डाल दी गई है, उन्हें आप जाकर ज़रूर देखें। खगोलिकी की लगभग पूरी श्रृंखला इस चैनल पर डाल दी गई है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। और पॉलिटी की निरंतर श्रृंखला इस चैनल पर डाली जा रही है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। इससे दोस्तों मैं एक बात कह सकता हूं और निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर आप प्रत्येक वीडियो क्लास को देखते हैं तो निश्चित ही एग्ज़ाम में बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। जिस परीक्षा में जिस प्रश्न या जिस कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत है उस कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड कराना। तो चलिए हम अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो पॉलिटी की श्रृंखला का है। तो दोस्तों आज की हमारी श्रृंखला का जो टॉपिक रहेगा वो है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हिंदी में कहा जाता है संघीय मंत्रिपरिषद। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे तो मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से इसको ऐसा समझाने वाला हूं आपको कि शायद ही आप फिर कभी इसे भूल पाएँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद को साधारणतः दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे जो मोदी सरकार है, जो हमारी केंद्र में मोदी सरकार है, जो उनकी जो मंत्रिपरिषद है उसको ही हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, ध्यान से सुनना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में साफ शब्दों में एक बात कही गई है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रश्न सीधा एग्जाम में यहाँ से बनेगा। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए, ध्यान से सुनना, वास्तविक तौर पर अगर हम देखें दोस्तों तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो शुरुआत होती है वो आर्टिकल 74 से ही होती है। तो ध्यान से सुनना है, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 74 में अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 74 में क्या है, तो आप याद रखें आर्टिकल 74 में साफ शब्दों में ये बात कही गई है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रमुख दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होगा। कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। वहीं दोस्तों एक चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना है, कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। कई बार स्टूडेंट इस तथ्य पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंत्रिपरिषद बड़ी होती है या मंत्रिमंडल बड़ा होता है। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से कितने अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसे कहा जाता है, पहले तो ध्यान से सुने। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री के साथ उपमंत्री और राज्य मंत्री, या इन्हें इस प्रकार कह सकते हैं, प्रधानमंत्री साथ में कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री, इन सभी के पैनल को मंत्रिपरिषद की श्रेणी में रखा जाता है। अब कहीं ना कहीं पर आप जान गए होंगे कि मंत्रिपरिषद की श्रेणी में कौन कौन आता है, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ कई बार कंफ्यूज होते हैं मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल में जिसको हम अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो इसको कैबिनेट कहा जाता है। तो अगर मंत्रिमंडल की बात करें दोस्तों, तो मंत्रिमंडल, ये मान के चलिए अगर आप सही तरीके से समझ पाते हैं तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद में से ही निकलता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप समझिए कि प्रधानमंत्री और साथ में कैबिनेट मंत्री, ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री और साथ में कैबिनेट मंत्री का ये बस इतना सा पैनल, इसको हम मंत्रिमंडल कहा जाता है।
तो अब आपके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं पर स्पष्ट हो जानी चाहिए दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री ये सभी आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और साथ में कैबिनेट मंत्री आते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है दोस्तों, राज्य मंत्री और उपमंत्री कैबिनेट का भाग नहीं होते हैं। ये बात पूछी जा सकती है, कभी भी एग्जाम में याद रखेंगे। और हमेशा याद रखें, जैसा कि आप इस बात को समझ भी गए होंगे, आकार की दृष्टि से मंत्रिपरिषद बड़ी होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री और उसके बाद आप देखेंगे तो फिर उपमंत्री या फिर राज्य मंत्री। तो आकार की दृष्टि से तो मंत्रिपरिषद बड़ी होती है। और दोस्तों याद रखना है, महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल क्यों बड़ा है। देखिए, उसका सीधा सा तथ्य आपको याद रखना है क्या, चूँकि हमारे देश में जितनी भी पॉलिसी बनती हैं, जितनी भी नीतियां तैयार की जाती हैं सरकार की तरफ से, या जो भी योजनाएं तैयार की जाती हैं सरकार की तरफ से, या मुख्यतः जिन योजनाओं पर सरकार का फोकस होता है, या सरकार द्वारा जो भी योजना या जो भी पैनल जनता के लिए तैयार किया जाता है केंद्र की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं पर कैबिनेट के ही थ्रू किया जाता है। तो अब आपके समझ में आ जाने चाहिए कि देश को चलाने वाली नीतियां अगर कहीं बनाई जाती हैं तो वो केंद्र में कैबिनेट के द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है। और याद रखना है दोस्तों, अगर हम आकार की बात करें तो आकार की दृष्टि से मंत्रिपरिषद बड़ी होती है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि वीडियो उन स्टूडेंट पर भी पहुँच सके जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, चूँकि मैंने इस बात को स्टार्ट में ही बता दिया है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद जो है उसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, ज़रा याद रखें। संविधान का आर्टिकल 75 फर्स्ट, ध्यान रखना है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर भारत का राष्ट्रपति करता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि क्या इस नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है। देखिए, इस नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की यह जो नियुक्ति की जो शक्ति है स्वविवेकीय नहीं है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना है, कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुने। प्रधानमंत्री की भारत का राष्ट्रपति उसी प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, या उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसे लोकसभा ने चुना हो, या जो लोकसभा का नेता हो, या लोकसभा में जिसको बहुमत प्राप्त हो। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर कभी ऐसा होता है कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तब उस स्थिति में याद रखना है दोस्तों, वह स्थिति ऐसी है जब राष्ट्रपति अपनी विवेक के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, यदि दूसरी स्थिति क्या है कि दूसरी स्थिति को भी ध्यान से सुने। पहली स्थिति तो ये है कि यदि किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी विवेक से भारत के प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति को जो लोकसभा का सदस्य है उसको भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है। अगर दूसरी स्थिति क्या है कि दूसरी स्थिति ये है दोस्तों कि अगर मान के चलिए किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, मान के चलिए स्पष्ट बहुमत किसी राजनीतिक दल को मिल जाता है,
लेकिन किसी भी कारण से वहाँ पर लोकसभा का नेता, मतलब उस राजनीतिक दल का नेता नहीं चुना जा रहा है, या किसी भी कारण से उस व्यक्ति को वहाँ पर नहीं चुना गया है, कि किसी भी दुविधा के कारण कि प्रधानमंत्री भारत का ये होना चाहिए, भले ही उस राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिल गया हो, तो उस स्थिति में भी भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। और दोस्तों ये बात हमेशा याद रखनी है कि भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75 फर्स्ट से करते हैं, और इसी आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री के कहने पर, ध्यान से सुनना है, प्रधानमंत्री के कहने पर भारत के राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। कई बार यहाँ से सीधे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम दोस्तों इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, मंत्रियों की क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो क्या क्वालिफ़िकेशन इनकी होती है, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(5), ध्यान से सुनना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(5) इनकी क्वालिफ़िकेशन को बताता है। क्या होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन, ध्यान से सुनना है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ध्यान से सुनना है, यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार में मंत्री बनना चाहता है तो उसे संसद के किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन ये भी व्यवस्था की गई है दोस्तों, यदि किसी वजह से वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, मंत्री बनने के बाद उसको 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा का। और यदि ऐसा नहीं कर पाता है, ध्यान से सुनना है, यदि ऐसा करने में वह असमर्थ रहता है या असफल रहता है, तब उसका वो पद है जो 6 माह बाद है वो रिक्त समझा जाएगा या रिक्त हो जाएगा। और यदि ऐसा हो जाता है तो ध्यान से सुनना है दोस्तों, इस प्रकार जो चुना गया जो वो व्यक्ति था जो 6 महीने के लिए मंत्री बना था, वो दोबारा इस प्रकार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि दोबारा वो इस प्रोसेस के साथ मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि यदि वो आगे आने वाले समय में फिर से मंत्री बनना चाहता है तो उसे पहले किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इसे भी आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें मंत्रिपरिषद की शपथ की, तो कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है। सबसे पहले याद रखें, ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसमें प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री होते हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री, इन सबको शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। यहाँ से एक और बेहतर क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्र, मतलब कि ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, यह जो शपथ इस दिलाई जाती है, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। संविधान की किस अनुसूची के तहत इनकी शपथ का प्रावधान किया गया है, तो याद रखना है, भारतीय संविधान की अनुसूची 3 या भारतीय संविधान की 3री अनुसूची शपथ के प्रारूप का उल्लेख करती है। दोस्तों याद रखना है, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकते हैं। कई बार प्रश्न इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान की 3री अनुसूची, जो कि शपथ के प्रारूप में बताती है या शपथ का प्रारूप बताती है। यहाँ से दोस्तों आप एक बात समझ में आपके आई होगी कहीं ना कहीं पर कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है और उसको जो शपथ दिलाने का कार्य है वो राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति संविधान की 3री अनुसूची के प्रारूप के तहत ही उनको शपथ दिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
ये बात आप नोट करके याद रखें कि ऐसे प्राधिकारी जिनकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल में है, तो ध्यान रखें दोस्तों, उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, और जिनकी शपथ का उल्लेख आर्टिकल में नहीं दिया गया है उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है उसका उल्लेख आर्टिकल में है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है उसका उल्लेख अनुसूची में नहीं है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसका कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना है, किस प्रकार का कार्यकाल आपको याद रखना है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। अगर आप उसको व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्रथम बैठक की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ध्यान से सुनना है, उसकी प्रथम बैठक की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन याद रखना है दोस्तों, इस बीच में पहले भी प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे भंग भी किया जा सकता है। इस बीच में 5 वर्ष के बीच में, इससे पहले भी या कभी भी बीच अवधि में प्रधानमंत्री के कहने पर उसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। क्लियर। और जबकि नॉर्मली जो कार्यकाल है उसका प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। और याद रखना है दोस्तों, अगर हम मंत्री की बात करें तो किसी भी मंत्री का जो कार्यकाल है, ध्यान से सुनना है, वो प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जब तक चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है, जब तक प्रधानमंत्री इस बात को चाहते हैं कोई भी व्यक्ति उसी समय तक मंत्री रह सकता है। इसको एक भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी मंत्री का कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री जब चाहें राष्ट्रपति से कहने के बाद उसको वहाँ से हटा सकते हैं। और ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी मंत्री का जो कार्यकाल है वो प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। अब आपके दिमाग में ये भी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उसका जो नॉर्मल सदस्य के रूप में जो कार्यकाल है वो उसका 5 वर्ष ही होता है। चूँकि जो नॉर्मल सदस्य का कार्यकाल है वो उसका 5 वर्ष ही होगा। ये सिर्फ बात मंत्री की थी कि मंत्री जो बनने के बाद अगर मंत्री का कार्यकाल की हम बात करें तो वो प्रधानमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। कई बार दोस्तों यहाँ से भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। पहले क्या था दोस्तों, सन 2003 से अगर हम पहले की बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मंत्रिपरिषद होती थी तो पहले क्या होता था, केंद्र में प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का आकार था उसको अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी बड़ा कर लेता था। मतलब कि मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि अगर प्रधानमंत्री चाहेगा कि अब उसकी मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा हो, यानी कि उसकी मंत्रियों की संख्या अधिक हो, तो वो ऐसा कर लेते थे। कहीं ना कहीं पर ये एक तरीके जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार कितने भी मंत्री रखे जा सकते थे। इस स्थिति को जो सीमित किया गया दोस्तों, यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बनता है, ज़रा ध्यान रखेंगे। 91वां संविधान संशोधन 2003, ध्यान से सुनना है दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसका मतलब आपको ये समझना है कि 2003 में ये व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ध्यान रखना है दोस्तों, आर्टिकल 75 में, जैसा कि हमने बात की है कि 75 में ही इनके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 75 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 75 फर्स्ट के, ध्यान से सुनना है, आर्टिकल 75 फर्स्ट के 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 75 फर्स्ट के या AB कह सकते हैं। तो ये जब जोड़ा गया तब इसके तहत ये व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिपरिषद का आकार, केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। और ये जो संख्या होगी दोस्तों प्रधानमंत्री सहित होगी।
इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितनी भी लोकसभा की सदस्य संख्या है, टोटल सदस्य संख्या का 15% निकालकर जो भी लगभग संख्या आती है, मान के चलिए 82 के आसपास आएगी, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या 82 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पर एक प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बहुत बढ़िया बन सकता है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे कैसा बनेगा, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया। तो याद रखना है 91वां संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद के आकार को निश्चित किया गया। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, जरा ध्यान से सुनेंगे, किस वर्ष में केंद्रीय मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया। तो चूंकि हमने जाना कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तो 2003 में केंद्रीय मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया। और क्या प्रश्न हो सकता है, जरा ध्यान से सुनेंगे, मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि 82 से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 82 से अधिक नहीं होगी। आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों, आपके कमेंट आते रहते हैं और बहुत ही ऊर्जान्वित करते हैं, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, वीडियो क्लास अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि ये बात मैं कह सकता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार वीडियो क्लास इस YouTube चैनल पर फ्री में डाली जा रही हैं, आम तौर पर ऐसी वीडियो क्लास आपको पेड क्लासों में भी देखने को नहीं मिलती होंगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन स्टूडेंट तक वीडियो पहुंच सके जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।